नमस्कार, जी न्यूज के जनसंवाद कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज जनसंवाद का काफिला पहुंचा है भुजिया की नगरी बीकानेर में। बीकानेर अपनी संस्कृति, अपने इतिहास, अपने रॉयल अंदाज के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। साफ तौर पर बात करें, बात होगी बीकानेर के मुद्दों की, प्रदेश के मुद्दों की, यहाँ की जन समस्याओं की। जी न्यूज माध्यम बनेगा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म देगा जनता को जहां वो अपनी बात रख पाएंगे, सीधे सरकार से अपने मुद्दों पर चर्चा कर पाएंगे, सवालों पर जवाब देंगे। तमाम जनता बीकानेर की मेरे साथ मौजूद है, प्रोमिनेंट लोग हैं, अलग अलग सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, जिनसे हम लोग बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से बीकानेर तरक्की को छू रहा है, कहाँ विकास की जरूरत है। जन संवाद के जरिए हम जानेंगे कि किस तरह से बीकानेर जो है वो डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़े। शुरुआत मैं यहाँ से करता हूँ, क्या कहेंगे? देखिए पच्चीसिया जी, जिस तरह से जनसंवाद पहुंचा है बीकानेर, आपके बीच जी न्यूज पहुंचा है, किस तरह से आप देख रहे हैं, क्या मुद्दे हैं, देश कहां जा रहा है, क्या कहेंगे? सर्वप्रथम तो मैं जी राजस्थान का आभारी हूँ कि उन्होंने बीकानेर राजस्थान पूरे के संवाद कार्यक्रम में बीकानेर से यहाँ डायरेक्ट टेलीकास्ट कर रहे हैं। मैं उद्योग और व्यापार की से ही चालू करता हूँ। बीकानेर से अभी यदि अपने बात करें तो बीकानेर उद्योग और व्यापार के अंदर, जैसे कोटा के अंदर शिक्षा नगरी है, यदि राज्य सरकार और केंद्र सरकार चाहें तो बीकानेर भी उद्योग नगरी बन सकता है। उद्योग नगरी कैसे बनेगा, इसके लिए सरकार को, हमको सभी को प्रयास करना पड़ेगा। सर्वप्रथम तो एक बात मैं बता दूं कि बीकानेर की ज़मीन में आप कोई भी चीज़ ले लो, हर चीज़ की पैदावार अपने माइन से चालू करते हैं। बीकानेर के अंदर रॉ मटेरियल इतना ज़्यादा है, जो 85% माल मोरवी जा रहा है। मोरवी जा रहा है, वो क्यों जा रहा है? तो हमें बीकानेर के अंदर गैस पाइपलाइन की आवश्यकता थी, वो मंजूर हुई है, काम उसका चल रहा है। वर्तमान के अंदर गजनेर के अंदर राज्य सरकार ने सिरेमिक्स उद्योग का दर्जा दिया है, परंतु खाली दर्जा देने से काम नहीं चलेगा। उसमें सबसे बड़ी जो हमारे को अड़चन आ रही है, हमने मोरवी की इंडस्ट्रीज वालों से भी बात की, रिको के एमडी चेयरमैन से भी बात की कि आप इनको ज़मीन सस्ती रेट में दें। यदि ज़मीन के ही पैसे पहले लग जाएंगे तो वो फैक्ट्री मोरवी से यहाँ क्यों शिफ्ट करेगा? उसके लिए सरकार को सोचना चाहिए। सरकार को रिको एक तरह से सेमी गवर्नमेंट है, उनसे भी संपर्क करना चाहिए, इसकी रेटें कम करें, जिससे मोरवी की इंडस्ट्रीज बीकानेर आए। दूसरा, बीकानेर फूड इंडस्ट्रीज का भी हब है। मेरे कई साथी मेरे साथ बैठे हैं, वो भी आपको बताएंगे कि बीकानेर के अंदर वर्तमान में करीबन 14 औद्योगिक क्षेत्र तो रिको के हैं और प्राइवेट करीबन 7 से 8 है। यदि सरकार उसको सही ढंग से, आप रिको को रोको मत, इस हमसे जो पैसा लेते हो उसका पैसा हमारे औद्योगिक क्षेत्र में ही लगना चाहिए, उसका विकास होना चाहिए, सड़कें बननी चाहिए, नाली बननी चाहिए, जो मेन मुद्दे हैं ये। और रिको का दूसरा कोई काम नहीं है। सरकार नई इंडस्ट्रीज को तो बढ़ावा देती है, पुरानी इंडस्ट्रीज के बारे में सोचती नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। हम चाहते हैं कि कोई सब्सिडी की हमें जरूरत नहीं है। आप सब्सिडी दे के तो इंडस्ट्रीज को बंद करने में लगे हो। उसका मेन कारण क्या है कि नई इंडस्ट्री आती है, उसमें तरह तरह की आप फैसिलिटी देते हो, जो पुरानी इंडस्ट्री चल रही है और वो बंद हो रही है। यदि पुरानी बंद होगी तो नई लगने से क्या फ़ायदा? देश की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा हिस्सा उद्योग और व्यापार को होता है, परंतु सरकारें इसकी तरफ नहीं सोचती। अभी पिछले दिनों एक सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश आया था कि आप ये फ्री में बांटने वाला बंद करो। हम भी चाहते हैं फ्री में बंद करो, आप लोगों को रोजगार दो। रोजगार दोगे तो देश आगे बढ़ेगा और देश का विकास होगा। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए बीकानेर की जब बात आती है, भुजिया के नाम से, मिठाई रसगुल्लों के नाम से जाना जाता है। हालांकि बीकानेर अपने औद्योगिक क्षेत्र की बात करूं तो बहुत विकसित है, और साफ तौर पर चाहे सेरेमिक हब की बात करें, इन दिनों सोलर्स को लेकर बात करें और पर्यटन को लेकर बात करें,
कला और संस्कृति की बात करें उसको लेकर भी बीकानेर बहुत विख्यात है। जो लोग मौजूद है बातचीत करता हूँ। कला संस्कृति से अगर हम बात करें उसको किस लिहाज से देखा जाए, क्या पिछड़ रहा है बीकानेर, किस तरह से कहाँ पहुंच रहा है, क्या लगता है आपको? सबसे पहले जी न्यूज़ का धन्यवाद मुझसे बात करने के लिए। और बीकानेर वो स्थान है जो कला के लिए अपनी अंतर्राष्ट्रीय पहचान रखता है। उस्ता कला यहीं से निकली है। इसके अलावा भी जो देसी कला है उसके लिए यहाँ पर बहुत कुछ संभावनाएं हैं, लेकिन यहाँ इतना आउटकम नहीं निकल कर आ रहा। मैंने पहले भी कहा है कि ललित कला अकादमी की एक क्षेत्रीय ब्रांच यहाँ पर खुलनी चाहिए, क्योंकि जब भी कलाकारों के प्रोत्साहन की बात आती है तो हमें जयपुर या उदयपुर की तरफ देखना पड़ता है। हमारा यहाँ पर बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ है ही नहीं। यहाँ पे कोई ऐसे कार्यक्रम नहीं है जो बच्चों को समय समय पे प्रोत्साहित करें, यहाँ की लोकल आर्ट को बढ़ावा देने के लिए कुछ प्रयास करें। तो मेरा यही निवेदन रहेगा कि यहाँ कला और संस्कृति बीकानेर जैसी दुनिया में कहीं नहीं है, लेकिन उसको बढ़ाने के लिए एक निश्चित कार्यक्रम होना ज़रूरी है। और निश्चित कार्यक्रम तभी होगा जब यहाँ पे ललित कला की एक ब्रांच खुले। बिल्कुल, देखिए उद्योगों की बात कर रहे हैं, कला संस्कृति की बात कर रहे हैं, इतिहास की बात कर रहे हैं, लेकिन जब बात होती रोजगार की, काउंसलिंग की, एक्सपर्ट्स मेरे साथ मौजूद है। देखिए चंद्रशेखर जी, जिस तरह से काउंसलिंग की बात है, बड़े बड़े सेमिनार्स होते रहे हैं, सरकार खुद चाहती है कि रोजगार बढ़े, उस पर किस तरह से देखें कि बीकानेर कहाँ पिछड़ रहा है? देखिएगा, मैं सबसे पहले तो जी टीवी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जनता की आवाज़ का आपको सुनने की एक जनसंवाद कार्यक्रम करा है। जहाँ कैरियर की बात आती है या युवाओं के रोजगार की बात आती है, तो बीकानेर में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अभी पिछले बजट में सरकार ने एक घोषणा तो करी है कि बीकानेर संभाग स्तर पर एक करियर काउंसलिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा। अगर वो यहाँ होता है तो युवाओं को जो भटकाव की स्थिति है उस पर एक काउंसलिंग करने का फोकस मिलेगा। बात रही रोजगार की, तो रोजगार की अपार संभावना है, लेकिन यूथ को सही डायरेक्शन देने की जरूरत है कि आपको यहाँ पे इस प्रकार का रोजगार उपलब्ध है। तो मैं आपके इस जी के माध्यम से ये निवेदन करना चाहूँगा कि यूथ को सही ढंग से काउंसलिंग करने के लिए सरकार को जल्द ही वो करियर काउंसलिंग सेंटर यहाँ स्थापित करना चाहिए, ताकि बीकानेर का युवा पढ़ाई लिखाई के साथ में अपने रोजगार को भी ढूंढ सके और जो भटकाव की स्थिति आ रही है उससे वो सही दिशा ले सके। बिल्कुल, निश्चित तौर पर सही दिशा ले सके, लेकिन देखिए युवाओं की बात हुई है, लंबे अंतराल में देखा गया ड्रग्स की जो बात है, क्राइम की बात है, सिटी में किस तरह से है, आप लोग किस तरह से देखते हैं? जी इंडिया का धन्यवाद। यदि समाज में फैली हुई नशाखोरी और असामाजिक गतिविधियों को रोकना है तो उसके मानसिक सुधार करना आवश्यक है, जिसका एकमात्र तरीका योग है। और चिकित्सा का व्यय बहुत अधिक बढ़ रहा है, उसको यदि सीमित करना है तो योग, प्रत्येक व्यक्ति योग करे तो चिकित्सा का बजट कम हो सकता है। इसके साथ साथ नशाखोरी और असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लग सकता है। तो मेरा समाज से और सरकार से ये निवेदन है कि इस योग के प्रचार प्रसार में वो अपनी गतिविधियों को बढ़ाए और इसको शिक्षा के सिलेबस में इसे शामिल करें, ताकि प्रारंभ से बच्चे योग के प्रति जुड़ें। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए योग के प्रति जुड़ने की बात है और भुजिया की बात हम लगातार कर रहे हैं। भुजिया इंडस्ट्री जो है सबसे बड़ी है, हजारों लोग इससे जुड़े हुए हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। किस तरह से देख रहे हैं भुजिया इंडस्ट्री? बड़ा मार्केट है पूरे देश में नहीं बल्कि अब तो ग्लोबली हो गया है बीकानेर। आपको क्या लगता है कि किस तरह से सरकार इसमें और ज्यादा सहायता करे? हालांकि राइजिंग राजस्थान बड़े कार्यक्रम चलाए गए, क्या कहेंगे? एक तो सभी को राम राम होली का इस वर्ष में। और मैं एक सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी सरकार की नीतियां बने, व्यापारियों से थोड़ा सलाह करे और डिजिटल और मोनेटाइजेशन ज़्यादा करे। कारण आने वाला जो ट्रेंड है डिजिटल की तरफ बढ़ रहा है, तो इसकी तरफ थोड़ा योगदान दे, हमें सहयोग दे, इस पर कुछ नीतियाँ बनाए। ये आप सरकार से हमें अनुरोध है। बीकानेर के मुद्दे क्या हैं, यहाँ की ज्वलन समस्याएं क्या है, आम आदमी किस तरह से उसे फेस करता है, समाधान कैसे हो, क्या सोचते हैं? जी न्यूज़ को हार्दिक शुभकामनाएं होली की। बीकानेर में सबसे बड़ी समस्या तो उद्योगों की ट्रांसपोर्टेशन की है। अभी जैसे बीच वाल करने का जो ट्रांसपोर्ट एरिया है उसमें रेलवे फाटक है, वहाँ नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की इंडस्ट्रीज़ हैं। वहाँ दिन भर में 4 से 6 घंटे तक दरवाज़ा फाटक बंद रहता है। और कॉरपोरेट कल्चर के इतने महंगे महंगे एम्प्लॉयज़ हैं, उनको ये बर्दाश्त होना बहुत मुश्किल है। और साथ ही एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तिलम संघ का, जिसमें 1,32,000 मीटर ज़मीन बिल्कुल बेकार पड़ी है। और शहर में छोटे छोटे उद्योग इतने हैं जिनको अगर वहाँ शिफ्ट कर दिया जाए
तो शहर का ट्रांसपोर्टेशन, पॉल्यूशन और एनवायरनमेंट सब में फ़र्क पड़ेगा। और जिस तरह सरकार ने इस बार 15 फ्लाईओवर की घोषणा करी है, तो मैं उद्योग के अध्यक्ष द्वारका जी पच्चीसा से निवेदन करूंगा कि सरकार को उसके हेड पे अपना जो एक करनी बीच वाल का फ्लाईओवर है, उस हेड में जाके अपना एक फ्लाईओवर की करनी बीच वाल में स्थापित कराना बहुत अति आवश्यक है। सर आप क्या कहेंगे? देखिए लगातार हम लोग कई मुद्दों पे बात कर रहे हैं। पर्यावरण बड़ा मुद्दा है, इन दिनों बन गया है। दूसरा अगर हम बात करें बीकानेर जिस तरह से ग्लोबलाइजेशन पे जा रहा है, सोलर का सबसे बड़ा हब बन रहा है, क्या कुछ मुद्दे, क्या कुछ समस्याएं यहाँ की, और अगर देखें देश और प्रदेश में इसका कितना इम्पैक्ट? पहले होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी मीडिया का बहुत ज़्यादा आभार डायरेक्ट इंटरेक्ट करने के लिए। आपने जो पर्यावरण की बात कही, किसी भी देश के, किसी भी स्थान के, किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए पर्यावरण और उद्योग दोनों को साथ रखा जाएगा। आज जब हमारे यहाँ राइजिंग राजस्थान की बात होती है और उसमें सोलर का जब नाम लिया जाता है, तो ये पता है सोलर जब लगेगा तो वहाँ पे ज़मीन प्लान चाहिएगी, उसमें खेजड़ी कटाई हो रही है, अभी आंदोलन भी हुआ। तो सरकार को जब भी कोई पॉलिसी बनाए उद्योग को बढ़ाने के लिए, उस समय पर्यावरण को ध्यान रखते हुए उद्योगों को साथ बैठ करके सलाह करके, आम जन से सलाह करके बनानी चाहिए। इसी तरह से जैसे और उद्योगों की बात हो रही है, उसी तरह राजस्थान के अंदर बीकानेर की अगर बात करें तो बीकानेर के अंदर एग्रो इंडस्ट्रीज़ बहुत हैं। एग्रो का बहुत ज़्यादा संभावना है, बहुत अच्छी एग्रो क्रॉप्स होती हैं। अगर हमारी बीकानेर की बात करें, मूंगफली जब आती है तो डेली बीकानेर के अंदर करीब 3 लाख बोरी मूंगफली की अराइवल होती है। काश्तकारों ने मूंगफली को पैदा किया, ये सब किया है। सरकार को एग्रो इंडस्ट्री के लिए मूंगफली होती है, मोठ होती है, गंवार होती है, सरसों होती है, सब कुछ क्रॉपें होती है, चना भी होता है। उन एग्रो इंडस्ट्री के बचाव के लिए, उनके पनपाने के लिए सरकार को उनके साथ बैठ के पॉलिसीज बनानी चाहिए। अभी सरकार ने स्टेट पॉलिसी के अंदर बना दिया है कि एग्रो इंडस्ट्री अगर कोई अपना कच्चा माल दूसरे राज्यों से मंगाती है तो उस पर मंडी सेस को लागू कर दिया है, जिससे ये उनके विकास के नहीं, उनकी निरंतरता में बाधा है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए सरकार को उनके साथ सलाह करके करना चाहिए। हम ये कहते हैं यहाँ अगर विकास चाहिए तो जब पब्लिक सेक्टर यहाँ पे नगण्य है, पब्लिक सेक्टर की कोई इंडस्ट्री नहीं है, और प्राइवेट सेक्टर जब काम कर रहा है तो उसको प्रोत्साहन देने के लिए उनके साथ बैठ के पॉलिसीज बनी जाए, ताकि जो नए एंटरप्रेन्योर आए या जो एंटरप्रेन्योर चल रहे हैं वो अपना प्रॉपर ढंग से काम कर सके। उससे सरकार को राजस्व की प्राप्ति होगी। जहाँ तक रोजगार की बात है, सरकारी रोजगार एक द्विस्वप्न है। उसको सरकार के पास बहुत लिमिटेड उसके लिए पद हैं, लिमिटेड उनके पास नौकरियां हैं। लेकिन अगर सरकार को रोजगार देना है तो उसके लिए सबसे पहले इंडस्ट्री को और लोगों के अंदर अपना कार्य करने के लिए उन्हें प्लेटफॉर्म देना चाहिए। उनके लिए जो बाधाएं आ सकती है या उनके लिए जो आवश्यकता है उन पे गौर करना चाहिए। उनके साथ बैठ करके ऐसा प्लान बनाना चाहिए ताकि सरकार के पास लोग रोजगार मांगने ही नहीं जाए। रोजगार अपने आप स्वरोजगार से, अपने स्किल से, अपने कार्यों से अपना उपार्जन कर सकें, अपना पालन कर सकें। अगर एक रोजगार की समस्या सलटती है, मिट जाती है, तो न तो क्राइम रहेगा, भूखा आदमी ही कोई विद्रोह करता है, भूखा आदमी ही कहीं सड़कों पर या डकैती ये कुछ करता है। इसलिए मैं ये समझता हूँ जी न्यूज़ का ही बहुत बहुत ही आभार कि इन्होंने सीधी बात सुनी और सरकार के साथ पहुंचे। बिल्कुल, देखिए जनसंवाद का उद्देश्य यही है कि जनसंवाद जो है वो सरकार तक पहुंचे, एक प्लेटफॉर्म है, उसके जरिए पहुंचे। देश कहाँ जा रहा है, क्या लग रहा है? देश के बारे में बात करें तो अभी जितना भी फॉर्मेट है वो सब यूथ के ऊपर डिपेंड है, और यूथ है वो अभी डिस्ट्रैक्ट है। अगर मैं बीकानेर से बात करूं तो यहाँ पर अपार संभावनाएं है। यूथ के साथ हम बहुत सारा काम कर सकते हैं, लेकिन यूथ कहीं ना कहीं पलायन कर रहा है। मतलब बीकानेर से आदमी जयपुर की तरफ जा रहा है, जयपुर का आदमी बेंगलोर की तरफ जा रहा है। तो कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाए ताकि यूथ, जैसे इनोवेशन सेल है, IT स्टार्टअप्स है, इंक्यूबेशन सेंटर है, और जो स्किल डेवलपमेंट सेंटर, उनको डायरेक्ट इंडस्ट्री से कनेक्ट कर दिया जाए, ताकि जो रोजगार वाली समस्या है, जो एक ज्वलंत मुद्दा है, ये डायरेक्ट हम यूथ के साथ कनेक्ट कर सके। तो ये एक बड़ा मुद्दा है जिसको हम आसानी से राज्य सरकार या केंद्र सरकार के साथ जुड़कर इसको साथ प्रोत्साहित कर सकते हैं। देश की बात आपने की, लेकिन प्रदेश की बात अगर हम करें, किस स्थिति में है, क्या समस्याएं हैं, क्या लगता है कि किन सेक्टर्स में काम हो ताकि डेवलपमेंट हो, और किन चीज़ों से आम जनता जूझ रही है, क्या परेशानी है इन इलाकों की अगर मैं बात करूँ? बहुत बहुत आभार। से मैं माइनिंग डिपार्टमेंट से आता हूँ, माइनिंग बैकग्राउंड से आता हूँ। तो एक कॉमन जो चीज़ है डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्री के लिए, तो पचीसिया साहब ने जो है बोल दिया है। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है पानी, जो शायद हम सब लोग अभी फेस करने वाले हैं कि गर्मियों के अंदर अल्टरनेट डे पानी आएगा। तो गवर्नमेंट को यहाँ पे कुछ पॉलिसीज़ बनाई गई हैं, लेकिन उन टेक्निकल चीज़ों को ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करने के लिए, कि जैसे बीकानेर सिर्फ हवेलियों के लिए फेमस नहीं है, यहाँ बहुत से कुएँ हैं।
तो जो ग्राउंड वाटर है उसका टेबल बहुत ड्रास्टिकली नीचे जा रहा है। इवन बीकानेर में कुछ कुएं सूख गए हैं और कुछ का लेवल बहुत डाउन हो गया है। तो वेल मैपिंग और एक्वीफर मैनेजमेंट जो है गवर्नमेंट ने कुछ अनाउंसमेंट्स किए हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकल तरीके से अभी ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। दूसरा कि ये रीजन टू रीजन वेरी भी करता है कि कैसे करेंगे, कि जो मैपिंग हम यहाँ कर रहे हैं वो दूसरे हिली टेरेन में वैसा नहीं होगा। तो गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि जो टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, कि जैसे GIS एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी है, तो उसको लोकल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट और वार्ड लेवल पे यूटिलाइज करके इस वाटर मैनेजमेंट को हम मैक्सिमम टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करके कि कैसे वाटर कंजर्वेशन कर सकते हैं और वापस अपने वाटर टेबल को ऊपर कर सकते हैं। अवेयरनेस के हिसाब से गवर्नमेंट को इस लाइन पे ज़रूर फोकस करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल निश्चित तौर पर। लेकिन जब बात बीकानेर की और मूंगफली की बात ना हो, ऑयल इंडस्ट्री की बात ना हो, क्योंकि पूरी एशिया की सबसे बड़ी मंडी कही जाती है, पूरी दुनिया में सप्लाई होती है वर्ल्ड की, और कहाँ पहुंच रहा है, कहाँ दिक्कतें आ रही है, क्या लग रहा है कि किस तरह से आगे बढ़ाया जाए? मैं पहले तो सबसे पहले जी मीडिया का धन्यवाद करता हूँ, होली की शुभकामना देता हूँ। मूंगफली की बात करी जाए तो पूरे वर्ल्ड में बीकानेर ऐसी मंडी है जिसमें पर डे 3 लाख बोरी का ऑक्शन होता है। ऐसी अकेली मंडी पूरी वर्ल्ड में ही कोई मंडी नहीं है। सबसे ज़्यादा उत्पादन गुजरात में होता है, लेकिन गुजरात का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है तो उसकी मंडियाँ बहुत है, और राजस्थान का क्षेत्रफल बहुत छोटे क्षेत्रफल में मूंगफली का उत्पादन हो रहा है। उसमें मेन जिला है वो बीकानेर ही है, और बीकानेर ज़िले में मूंगफली की पर डे 3 लाख बोरी का ऑक्शन होता है। सबसे बड़ी मंडी है। यहाँ पर 100 से अधिक ऑयल मिलें हैं, 150 दाना मिल है। उसके बाद में मूंगफली का तेल से भुजिया भी बनता है। मूंगफली दाने से टेस्टी और सब जगह काम आता है, और आज मूंगफली खाने के लिए हर जगह जाती है बीकानेर से, और एक्सपोर्ट भी हो रहा है। तो मूंगफली की अगर बात की जाए तो यहाँ सबसे बड़ी फूड लैब की बड़ी दिक्कत है। हम 2015 से डिमांड कर रहे हैं, हमें कई बार 4 बार 5 बार तो हमें उसका घोषणा भी हो गई कि आपको फूड लैब मिल गई है, लेकिन आज तक वो कभी हमें मिली नहीं है। तो सरकार घोषणा करती है उसका लैब है, वो लैब यहाँ लगनी चाहिए। अगर लैब होती है तो यहाँ डिमांड, कोई एक्सपोर्ट हम करते हैं तो यहाँ लैब होकर उसका एक्सपोर्ट आराम से हो सकता है। आज हमें लैब कराने के लिए गुजरात माल भेजना पड़ता है, और वहाँ लेबोरेटरी रिपोर्ट आने में हमें 1 हफ्ता लग जाता है, और 1 हफ्ते में जब तक माल की क्वालिटी भी डाउन होती है, मार्केट काफ़ी अप डाउन होता है, उसके बाद में वो क्वालिटी अगर फेल हो गई या पास हो गई तो वो लेने वाला कैंसिल कर देता है सौदा। तो ये बड़ी दिक्कत आ रही है। तो हमें मजबूरन गुजरात वाली पार्टियों को यहाँ माल बेचना पड़ता है। एक्सपोर्ट वो लोग करते हैं, एक्सपोर्ट हम, माल हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है, लेकिन बीच में गुजरात वाले एक्सपोर्ट कर रहे हैं हमारे से। बहुत सारे मुद्दों पे बात हो रही है, तो बात महिलाओं के मुद्दों पर भी कर लेते हैं कि जिस तरह से देश में ये कहा गया कि 50% का हिस्सा है, और निश्चित तौर पर बात करता हूँ महिला सुरक्षा का मुद्दा भी आता है। किस तरह से आप देख रही हैं? देखिए, महिला सुरक्षा की बात हम करें, अन्य महिलाओं के मुद्दों की बात करें, क्या कुछ लगता है बीकानेर के परिप्रेक्ष्य? जी, सबसे पहले जी मीडिया का धन्यवाद हमें ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए। जब मैं बात करती हूँ वुमेन एम्पावरमेंट और सिक्योरिटी की, तो सबसे पहले मुद्दा आता है कि अगर एक महिला सुरक्षित महसूस करेगी तभी वो बाहर जाकर एम्पावर हो पाएगी। सशक्तिकरण जो है वो सुरक्षा से डायरेक्ट लिंक है। लेकिन जब शहर में ऐसी वारदातें हम देखते हैं कि महिलाएं और बालिकाएं सुरक्षित नहीं हैं, तो एक दिल में टीस सी उठती है कि जिस देश में महिला को, कन्या को देवी स्वरूप 9 दिन पूजा जाता है, उसी देश में उनके साथ ऐसी घटनाएं घटित हो रही है, और हर सेकंड, मैं बोलूँगी हर मिनट घटित हो रही है। तो इस पे काफ़ी एक्ट गवर्नमेंट के आए हुए भी हैं, लेकिन और कड़ा कानून इस पे बनाने की ज़रूरत है। मैं कंपनी सचिव हूँ, तो कानून जिस तरह से फ्रेम होते हैं, आई एम इनटू दिस, तो मैं चाहूँगी कि उस लीगल या लॉ से जितने भी जुड़े हैं, और उनको लेके एक सरकार को बोलना चाहूँगी कि इस पर एक कानून ज़रूर लेके आएँ। बिल्कुल, कानून की बात है, महिलाओं का मुद्दा है, गंभीर मुद्दा है। लेकिन जब गांव की बात हो, ग्रामीण इलाकों की बात हो, बहुत सारी आबादी ग्रामीण इलाकों में बसती है, और बीकानेर का जो ग्रामीण इलाका अगर मैं बात करूं, वो रेगिस्तान से सटा हुआ है, इंटरनेशनल बॉर्डर से सटा हुआ है, इनके अपने मुद्दे हैं। बातचीत करता हूं। देखिए सर, क्या कहेंगे, ग्रामीण इलाकों की हम बात करें, यहाँ के मुद्दों की बात करें, क्या बड़ी समस्याएं हैं, किस तरफ रुख करना चाहेंगे आप? मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं उदासर गांव के मैं सरपंच हूँ। मैंने सरपंच कार्यकाल में ये देखा कि एक तो सरकार ने क्या है कि ये फ्री देना, और उसके अंदर लोगों की होड़ मची हुई है। वो BPL में चयनित हो, वो नहीं हो, तो वो आपस में वो कर
तो मेरा ये सुझाव है कि ईपीएल और ये मतलब क्या फ्री ऑफ ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। वो ठीक है, लेकिन एक एक मुद्दा ये है कि गाँव में पानी बड़ी हाँ, समस्या है। पानी है, एक बालिकाओं की शिक्षा की परेशानी, तो वहाँ पूरा स्टाफ नहीं रहता है, तब लोग क्या है कि निजी स्कूलों में वो प्रवेश दिलाते हैं, तो वहाँ अगर स्टाफ की पूर्ति हो तो बालिकाओं की शिक्षा मेन आज के ज़माने में जरूरी है। और पानी की गर्मियों के अंदर समस्या बहुत भयंकर रहती है, तो वो भी एक मुद्दा है। और बिल्कुल बिल्कुल, आप क्या कहेंगे? लोकल मुद्दे, लोकल समस्याएं, इस पर आप प्रकाश डालिए। जी मीडिया का बहुत बहुत आभार। देखो साहब, मैं जीएसटी डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ हूँ और उद्योग और व्यापारियों की समस्याओं से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ। यहाँ बीकानेर के जो उद्योग की सबसे बड़ी जो समस्या है वो है बिजली। बिजली बहुत ज़्यादा महंगी है और उद्योगों के कॉस्ट का बहुत बड़ा हिस्सा है। इसलिए बिजली, जैसे खेतों में बिजली दे रही है सरकार, उस तरह से बिजली का कोई कंपोजिट यूनिट बनाना जरूरी है, कंपोजिट रेट तय करनी जरूरी है। दूसरे, जहाँ जीएसटी के रिटर्न्स की ये कॉम्प्लिकेसी को सरकार को दूर करना बहुत ज़रूरी है। जीएसटी के स्लेब कम किए हैं सरकार ने, बहुत अच्छा काम किया है। तो जीएसटी का सरलीकरण भी बहुत ज़रूरी है। ये जो एक व्यापारी के एक दो मुनीम तो दिन भर यही काम करते रहते हैं कि वो रिटर्न देते रहते हैं। इनकम टैक्स की तरह से हो कि साल का एक रिटर्न दे दिया या 2 रिटर्न लगे या क्वार्टरली रिटर्न कर दे, साल भर यही काम रहता है। इनकम टैक्स का भी तो टीडीएस है, वो टीडीएस 26 के आधार पर क्लेम होता ही है। तो ऐसे ही जो आईटीसी है जीएसटी का, वो भी क्लेम हो सकता है। साल के रिटर्न पे भी क्लेम हो सकता है, 3 महीने के रिटर्न पे भी क्लेम हो सकता है। इससे काम बहुत ज़्यादा बढ़ा है, जीएसटी की बर्डन बहुत ज़्यादा व्यापारियों पर बढ़ी है, वो कम होनी चाहिए। लोकल मुद्दों की बात करें, लोकल समस्याएं, लोकल चीज़ें सीधा जो जनता से सरोकार रखती है, ऐसी बात जो आपको लगता है कि सरकार को सुननी चाहिए और त्वरित रूप से उस पर काम होना चाहिए। जी न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद। लोकल समस्याएं पर्यावरण से संबंधित हैं, ट्रैफिक से संबंधित हैं। तो ट्रैफिक में हमारी ट्रैफिक लाइट जो है वो लगनी चाहिए। शहर में सब जगह ट्रैफिक लाइट लगनी चाहिए। पुनः मैं मुद्दा सोलर पे आता हूँ। सोलर से कम 3 से 4 डिग्री हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है और सब जगह टेम्परेचर से हम प्रताड़ित हो रहे हैं। अभी इसका इलाज क्या है? 2013 का जो सेकी का रूल है, उसमें पहले बताया गया कि भी इतने पेड़ लगाने हैं। पेड़ लगाने का एग्रीमेंट होता है लेकिन पेड़ लगते नहीं हैं। तो मेरा यही सुझाव है कि पेड़ों की जो 25% ज़मीन में पहले पेड़ लगाए जाए, फिर सोलर लगाया जाए, जिससे कि वो टेम्परेचर मिटिगेशन होकर के सही रहेगा। निश्चित तौर पर पेड़ों की बात है, पर्यावरण की बात है। कुछ लोग और मौजूद है, मैं उनसे प्रतिक्रिया लेता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ। बीकानेर ऐतिहासिक शहर है, बीकानेर पूरी दुनिया में विख्यात है अपनी कई इंडस्ट्रीज को लेकर, चीज़ों को लेकर। आपको लगता है कि जिस तरह से डेवलपमेंट दूसरे शहरों का हो वैसा हो पाया, या यहाँ की बहुत ज़्यादा जो समस्या है उसका समाधान कैसे हो? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि बीकानेर हमेशा पहले से ही पिछड़ा हुआ रहा है और बाद में भी अभी भी ये पिछड़ा हुआ है। जैसे जोधपुर, कोटा कितने आगे निकल गए। हमारे बीकानेर में ना तो पॉलिटिकल कोई सपोर्ट कभी आज तक रहा है, ना अभी भी है। आज भी स्थिति ये है कि वो वही स्थिति में है। ना तो यहाँ सड़कें बनी है, ना यहाँ कोई बड़ा प्रोजेक्ट है। जैसे बेरोजगारी दूर हो, गवर्नमेंट को करना चाहिए कि यहाँ पर कोई बड़े प्रोजेक्ट लाने चाहिए। ये एरिया अच्छा डेवलपमेंट होने वाला है, लेकिन यहाँ ध्यान देते ही नहीं है। कुछ है ही नहीं यहाँ पर, कोई करते ही नहीं है, किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है कि यहाँ पर कुछ काम करे। सही बात तो ये है। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पर इंडस्ट्री की बात करें, इंडस्ट्री एरिया की बात करें, जिस एरिया में मौजूद है, उसका कुछ समस्याएं डेवलपमेंट। सबसे पहले तो मैं जी मीडिया को बहुत आभार देना चाहता हूँ और होली की शुभकामनाएं। मैं सिरेमिक्स लाइन से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं ये कहता हूँ कि जो अपने एक तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे बिजली बहुत महंगी है और यहाँ क्या है कि जो सरकार को सुविधा देनी चाहिए वो मिल नहीं रही है। और अपने यहाँ का जैसे कोलाई क्षेत्र है, वहाँ का 80% से क्या बोल के 90% माल बाहर जा रहा है और यहाँ पे कोई इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो रही है। और जो एक आधी इंडस्ट्री डेवलप हुई है उसकी भी हालत बहुत ख़राब है। ना यहाँ गैस है और लाइट की भी बहुत महंगी है। तो मैं चाहता हूँ कि सरकार इस तरफ थोड़ा ध्यान देवे, तो यहाँ पे सिरेमिक का बहुत ज़बरदस्त हब बन सकता है बीकानेर। सीधे सीधे तौर पर जो आम लोग हैं,
जब घर से निकलता है तो किन समस्याओं से उसका सामना होता है और उसको किस तरह से ठीक किया जाए, ये कहीं ना कहीं जो है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिएगा समस्याएं बीकानेर को अगर लेकर बात करें तो एक तो सबसे बड़ी समस्या जो हमारी रेलवे क्रॉसिंग की है वो रहती है। सरकार देखो कब देती है, तो यहाँ जितनी भी जनता बैठी है मेरे ख्याल से ये सबसे प्रमुख समस्या बीकानेर की है। उसको सॉल्व करें तो एक बहुत बड़ी हमारे बीकानेर की सौगात मिलेगी। मैं दूसरी अगर बात करूँ तो यहाँ हमारा थोड़ा ड्रेनेज सिस्टम भी सही नहीं है, तो सरकार को बीकानेर के ड्रेनेज सिस्टम पर भी सोचना चाहिए। लेकिन उस सबसे ऊपर मैं जो ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात को लेकर अगर करूँ, मैं यहाँ के यूथ जो भटकाव की स्थिति में वापस, क्योंकि मैं यूथ से रिलेटेड काम करता हूँ, तो बीकानेर में यूथ अभी बहुत भटकाव की स्थिति में है। तो उस पर भी कुछ काम करना चाहिए, उस पर भी कुछ सोचना चाहिए। हम जनता को भी सोचना चाहिए और सरकारों को भी सोचना चाहिए। क्या वाकई बड़ी समस्या है रेलवे फाटक? बिल्कुल साहब, आपने बहुत बड़ी समस्या है और काफ़ी अरसे से है, शुरू से ही है, जब से बीकानेर बसा है तो ही समझ लो। एकदम रेलवे है वो पूरे बीकानेर शहर के बीच में से निकलती है, वैसी की वैसी उसको लेके ट्रैफिक समस्या भी है कि ट्रैफिक कभी इधर घुमा देते हैं कभी इधर घुमा देते हैं, कोई मतलब नहीं है। तो बीकानेर अपने आप में समस्याओं का ही शहर है फाटक को लेकर। बिल्कुल, देखिए एक बड़ा मुद्दा मैं अगर बात करूं, बीकानेर संभाग मुख्यालय है, ना केवल राजस्थान के बल्कि अन्य राज्यों से भी पेशेंट पहुंचते हैं। मेडिकल सुविधाओं की बात करें, यहाँ पर सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। और पचीसिया जी देखिए, हॉस्पिटल की बात हो रही है, भामाशाह आगे आते हैं, सरकार क्या काम कर रही है? जी मीडिया के प्लेटफॉर्म से मेडिकल के इश्यूज पर अगर हम बात करें, मेडिकल आपके बारे में यदि अपनी चर्चा करें तो बीकानेर पीबीएम हॉस्पिटल अपने राजस्थान में सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। यहाँ के भामाशाहों ने भी आगे आके काम किया है। वर्तमान में पुरानी बिल्डिंग को छोड़कर 13 बिल्डिंगें बनी हैं, जिसमें 13 की 13 भामाशाहों द्वारा बनाई गई है। उसमें कुछ बिल्डिंगें पीपीपी मोड में बनी, 2 बिल्डिंग जैसे ब्लड बैंक है या वर्तमान में मेडिसिन विंग बनी है, ये पूरा का पूरा पैसा भामाशाहों का लगा है। रोगियों को कैसे फ़ायदा मिले, सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ प्रिंसिपल और सुप्रिटेंडेंट की 2 पोस्ट हैं। हम चाहते हैं कि इसके ऊपर एक मैनेजमेंट की पोस्ट होनी चाहिए। मेन क्या होता है, हॉस्पिटल में सफाई सिक्योरिटी यदि बढ़िया होगी तो सारे काम अच्छे होंगे। लेकिन जो यहाँ के राजा महाराजाओं ने जिस सोच से इसको बनाया था, पीबीएम को, जिस आधार पर आने वाले 50 साल 100 सालों तक की कल्पना करी थी, सरकार वहां तक किस तरह से पहुंच पा रही है, उस सोच को बढ़ा पा रही है? गंगा सिंह जी की जो सोच थी, उस सोच पे ये लोग शुरू से ही नहीं चले। जो बिल्डिंग अपनी पुरानी बनी हुई थी और नई बिल्डिंगें बनी, नई बिल्डिंगें इन्हों जो 12-13 बिल्डिंगें बनाई, वो जहाँ भी इनको जची वहाँ नक्शा बना के दे दिया। उससे रोगियों को भी दिक्कत आती है और जगह जो अपने को भविष्य में यूज़ लेनी थी वो भी अपने नहीं ले सकते। आज का समय जगह है कहाँ, आपको मल्टीप्लाई बिल्डिंगें बनानी चाहिए थी, वो बन गई तो अब उसका तो कोई इलाज है नहीं। परंतु इस हॉस्पिटल को आने वाले समय में यदि आपको इसका पूरा ध्यान देना है तो इसके लिए एक मैनेजमेंट कमेटी बने और सरकार का आरएस अफसर इस पे लगे, जिससे ये रख रखाव हो सकता है। हमने भी अभी एक 100 करोड़ की ऊपर से लागत से एक बिल्डिंग बनाई है। हमें पता है कि हमारे कुछ अड़चनें आ रही है और वो राज्य सरकार के लेवल पर है। अब इसका इसी महीने मार्च में ही उद्घाटन होना है। परंतु हम चाहते हैं कि इसका रख रखाव ऐसा रहे, जिस भामाशाह ने अपने मन से जो बिल्डिंग बनाई है वो वैसी ही रहे। सरकार के भरोसे ये बिल्डिंगें नहीं चल सकती। न सरकार की एक जो प्रक्रिया है वो भी एक अलग टाइप की होती है। भामाशाह जो काम कराता है वो अपना देख के करवाता है। हमने ये जो बिल्डिंग बनाई है आगे 50 साल की सोच के बनाई है। आगे इसको मान लो 4th फ्लोर है, यदि 7th फ्लोर भी ले जाएं तो भविष्य में दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इसमें एक मैनेजमेंट कमेटी बनेगी, तभी ये राज्य सरकार को जितने भी राजस्थान में मेडिकल कॉलेज है वहाँ एक आरएस अफसर को लगाना अति आवश्यक है। चुनाव होते हैं तब बात होती है बिजली, पानी, सड़क, तमाम मुद्दों की। नेता जो है वो पहुंचते हैं कि
ये वादे, ये घोषणाएं हम लोग कर रहे हैं, वो कहाँ तक पहुंची है, उस पर बातचीत करता हूँ। क्या कहेंगे? देखिए, जब जनता के बीच नेता पहुंचते हैं, बड़े वादे करते हैं। बीकानेर की बात करें, क्या वादे हुए, क्या पूरे हो पा रहे? सबसे पहले तो जी मीडिया का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा एंड आभार, और विश यू वेरी वेरी हैप्पी होली इन एडवांस। देखिए, अभी जैसा कि मैं एजुकेशन से जुड़ा हुआ हूँ, मैं 8 साल से एजुकेशन के क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ। मैंने सीकर में और अलवर में और बीकानेर में भी कार्य किया है। मैंने देखा है कि स्टूडेंट जो अवसाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है, उसका सबसे बड़ा कारण है जो डिप्रेशन की स्थिति उत्पन्न हो रही है। एक तो जो फ़ोन का जो एडिक्शन है, वो भी एक बहुत बड़ा कारण माना गया है। साथ ही साथ में जो काउंसलिंग सेशन है, वो स्टूडेंट्स के नहीं हो पा रहे हैं। जैसे हमारा इंस्टीट्यूट है डॉक्टर्स एकेडमी बीकानेर में, हमारे जो डॉक्टर कृष्णवीर सिंह जी चौधरी हैं, ही इज़ अ न्यूरो सर्जन। उनका जो सोच है, जो विजन है, जिस प्रकार से जो बड़ी संस्थाएं हैं वो एक बिजनेस के रूप में शिक्षा को देख रही है और एक व्यापारीकरण हो गया है, क्योंकि एक व्यवसाय बन गया है शिक्षा। तो जिस तरीके से सीकर में, कोटा में जो बच्चे पलायन कर रहे हैं, गाँव से जाते हैं और वहाँ पे जाके एक बड़े एनवायरनमेंट में जब वो जाते हैं तो वो उनको नहीं समझ में आता है कि किस प्रकार से, तो वहाँ उनको टेक केयर करने वाला कोई नहीं होता और समझने वाला कोई नहीं होता। गवर्नमेंट की तरफ से अभी पिछले दिनों में जो अभी दिल्ली में जिस प्रकार से एक घटना हुई थी आईएएस एकेडमी में, उसके बाद कुछ उन्होंने पॉलिसीज़ भी बनाई, लेकिन उस पर किस प्रकार से कार्य हो रहा है कोचिंग इंडस्ट्री में, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, उसके लिए कोई भी निगरानी नहीं हो रही है, क्योंकि कोई भी वहाँ ऑडिट नहीं हो रही है। काउंसलिंग सेशन मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत कंपलसरी है, क्योंकि हम नीट एस्पिरेंट्स को तैयार करते हैं, देश के भावी डॉक्टर जो हम बना रहे हैं, उसमें सबसे पहला जो कर्तव्य है हमारा ये बनता है कि बच्चे को राइट गाइडेंस और राइट उसको दिशा हमें दिखानी चाहिए। आफ्टर 10th, आफ्टर 12th, जो बच्चे का इंटरेस्ट है, पैशन है, उसको समझा जाए। और वो टीचर्स का फ़र्ज़ होता है, वो मेंटर्स का फ़र्ज़ होता है, वो पेरेंट्स का भी फ़र्ज़ होता है, क्योंकि पेरेंट्स जो है आजकल कई सारे इतना एक्सपेक्ट कर रहे हैं बच्चों के साथ कि वो बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, सीए बने, बट लेकिन उसका रियल इंटरेस्ट किस में है? और भी फर्दर ऑप्शंस हैं, और भी जैसे जर्नलिज्म में भी बच्चा जा सकता है, उसमें भी क्षेत्र में आगे कर सकता है, लेकिन उसको क्षेत्र के बारे में बताया जाए। तो मेरा एक गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट को एक निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, काउंसलिंग सेशन मस्ट है, वहाँ पे प्रेजेंटेशन हो, वहाँ ऑप्शंस के बारे में बताया जाए, जिससे 10वीं के बाद में कुछ लिमिटेड ऑप्शंस की तरफ बच्चा नहीं मूव करे, उसके पास और भी फर्दर ऑप्शंस हो। सब्जेक्ट्स का जो लेवल है, किस तरीके से आगे उसको तैयार करना चाहिए। तो हमारी एकेडमी इस तरीके का इनिशिएटिव ले रही है, डॉक्टर्स एकेडमी। हमने जैसे यहाँ पे विलेज है घरसाना, हमने वहाँ के जो एजुकेशन ऑफिसर हैं उनसे हम मुलाकात की, उनको हमने एक विज़न दिया कि भाई हम इस तरीके का कार्यक्रम करना चाह रहे हैं और निःशुल्क करना चाह रहे हैं। हम अपनी तरफ से जो भी कॉस्ट है वो लगाएंगे, प्रेजेंटेशन हम तैयार करेंगे, हमारी टीमें जाएगी और हम सरकारी स्कूलें हैं उसमें उन बच्चों को गाइड करना चाहेंगे। तो जो बच्चे अच्छे हैं, बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, एजुकेशन की बात है, पगड़ी पहने हुए हैं आप, राजस्थान की शान कही जाती है, लेकिन विकास किस तरह से शान बनकर पूरे देश के सामने आए, क्या सोच रहे हैं? हर हाथ को काम मिलेगा, गांव, शहर, प्रांत और राष्ट्र उन्नति की ओर अग्रसर होगा। और उसमें ये सब व्यापारी वर्ग, जब तक इंडस्ट्री नहीं आएंगी तब तक रोजगार नहीं मिलेगा। इंडस्ट्री महत्वपूर्ण है, एक एक इंडस्ट्री में 100-100, 200-200, 500-500 आदमी काम करते हैं, तो रोजगार तो व्यापारी ही दे सकता है, सरकार नहीं दे सकती है, ये असंभव है। इसलिए हमें भामाशाहों के और रोजगारों के लिए इनके ही आश्रय पर है, ये प्रयास करेंगे तो सब संभव है। बिल्कुल, देखिए एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण वो ये कि एयर कनेक्टिविटी की बात करें, बीकानेर की एयर कनेक्टिविटी को लगातार सवाल खड़े होते हैं कि सिर्फ दिल्ली के लिए फ़्लाइट उड़ती है, जयपुर के लिए फ़्लाइट उड़ती है, लेकिन जब मुंबई और कोलकाता से जोड़ने की बात हो, क्या कहेंगे आप? कनेक्टिविटी की बात करें, बीकानेर किस तरह से ऊंचाइयों को छुए, आसमान में उड़ती हुई फ्लाइट्स बीकानेर के लिए और भी सौगातें लेके आए, क्या कहेंगे? मैं बीकानेर के लिए यही कहना चाहूँगी कि बीकानेर जो है हमारा सबसे, मतलब राजस्थान में सबसे इम्पोर्टेंट जगह है और ऊंचाइयों को छुआ है और आगे भी लगता है कि बहुत ऊंचाइयों को छुएगा। और मेरी सभी सरकार से निवेदन है कि हमारे बीकानेर के लिए अच्छे अच्छे काम करें ताकि बीकानेर और ऊंचाइयाँ छुए। आप क्या कहेंगे सर, किस तरह से देखिए कनेक्टिविटी की बात हम कर रहे हैं, फ्लाइट्स शुरू होती है, बंद होती है, क्या लगता है कि फ्लो नहीं है कि सरकार की मंशा नहीं है कि और ज़्यादा बढ़े, क्या लगता है ये समस्या कहाँ तक है? इसमें मुझे मंशा का ही सवाल लगता है। जैसे अभी बीकानेर से बॉम्बे के लिए केवल एक दिन की डायरेक्ट फ्लाइट चालू हुई, 24 जनवरी को यहाँ से बीकानेर से फ्लाइट गई, बॉम्बे के लिए डायरेक्ट फ्लाइट 1 घंटा और 20 मिनट की फ़्लाइट थी और 26 तारीख को यहाँ से वापस आई। उस दिन फ्लाइट में आधे ज़्यादा पैसेंजर बिना किसी इन्फॉर्मेशन के गए यहाँ से। अगर उसका पता होता तो 100% फ्लाइट फुल जाती।
वो बीकानेर की बॉम्बे की कनेक्टिविटी, कलकत्ता की कनेक्टिविटी, गुवाहाटी कनेक्टिविटी, हैदराबाद की कनेक्टिविटी, ये 2-3 कनेक्टिविटियाँ तो हमें बहुत ज़रूरी चाहिए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक नहीं होगा, जब तक यहाँ पे उद्योगों का विकास भी नहीं हो सकता। एयर कनेक्टिविटी तो बहुत ही मस्ट है बीकानेर के लिए, और जब भी डायरेक्ट फ्लाइट यहाँ पे शुरू होगी, और मैं कहता हूँ 100% फुल जाएगी। दिल्ली क्या है कि इतना छोटा डिस्टेंस है, 6 घंटे में यहाँ से दिल्ली आदमी पहुँच जाता है, तो उसके लिए सफ़र कम मिलता है, पर इससे दिल्ली से भी फ़ायदा तो ये हुआ है कि हमें कनेक्टिविटी मिल गई है। चाहे मैं कलकत्ता जाना, हमने बीकानेर दिल्ली पकड़ी, दिल्ली से एक आगे कनेक्ट हो गया, लेकिन डायरेक्ट फ्लाइटों का एक अलग है, तो हमें डायरेक्ट फ्लाइट मिलती है, तो हमें बहुत ही बीकानेर उसके लिए तरक्की होगी, और उसके उद्योगों का भी बीकानेर का विकास होगा उसके लिए। लोकल मुद्दों की बात करें, सर लोकल मुद्दों में सबसे बड़ी बात तो ये बीकानेर की जो इंडस्ट्री है वो बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है, 1000 करोड़ का टर्नओवर है, चाहे वो सिरेमिक्स हो, चाहे टूरिज्म हो, बीकानेर की जो भुजिया पापड़ रसगुल्ला हो, या फिर वुलन इंडस्ट्री में भी बीकानेर का बहुत बड़ा नाम है, या फिर ऑयल इंडस्ट्री हो। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है यहाँ के जो बच्चे हैं, यहाँ के जो युवा है, उन युवाओं की जो इंडस्ट्री से कनेक्टिविटी कैसे हो, और यहाँ पर जो स्किल की ट्रेनिंग दी जा रही है, जो भी यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट सेंटर है बीकानेर में, तो यहाँ की इंडस्ट्री को ध्यान में रखते हुए ही वो कोर्स वहाँ पर संचालित किए जाए, ताकि यहाँ पर जो लोकल यहाँ के यूथ है उनको अधिक से अधिक रोजगार मिले। क्योंकि यहाँ पर जो भी लोग टेक्निकली काम कर रहे हैं या बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, चाहे वो लिग्नाइट की क्यों ना बात हो, तो यहाँ का जो युवा है उसका जो प्रतिनिधित्व तो बहुत कम है। तो मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर फोकस किया जाना बहुत ही जरूरी है। देखिए लगातार हम बात कर रहे हैं मुद्दों पर, अलग अलग मुद्दों पर। सीवरेज की समस्या की बात है, रेलवे फाटकों की आई, ट्रैफिक की आई, कई मुद्दों की समस्याओं की बात आई। पर्यटक यहाँ पहुँचता है, सुरक्षित नहीं महसूस करता, कई ऐसी घटनाएं हो जाती है। तमाम मुद्दों पर अगर हम लोग ध्यान दें, क्या लगता है आपको? सबसे पहले तो जी न्यूज़ का बहुत बहुत आभार, जो ऐसा प्लेटफार्म आपने दिया है जिस पे हम बीकानेर की समस्याओं को ला सकते हैं, और साथ ही साथ होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे बीकानेर में सही मायने में इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा अभाव है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बहुत कमज़ोर है, और इसी वजह से यहाँ का विकास नहीं हो पा रहा है। चाहे हम सड़क के क्षेत्र में देखें, सीवर लाइन के क्षेत्र में देखें, या उद्योग के क्षेत्र में देखें, आज यहाँ का व्यापारी भी बाहर पलायन कर रहा है, कारण कि यहाँ पे पर्याप्त उसे ऐसी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं जहाँ पे वो उद्योग को पनपा सके, और साथ ही साथ यहाँ का लेबर भी, यहाँ का रोज़गार भी बाहर जा रहा है। मैं चूँकि अपने गारमेंट क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ, गारमेंट क्षेत्र में यहाँ पे गारमेंट्स का एक हब होना बहुत आवश्यक है। यहाँ आसपास पूरे राजस्थान में ही जयपुर को मान ले में, जयपुर में थोड़ा बहुत इस क्षेत्र में ज़रूर विकास हुआ है, बाकी पूरे राजस्थान में कहीं भी गारमेंट इंडस्ट्रीज हैं ही नहीं। और यहाँ के बीकानेर के आसपास के क्षेत्र की मैं बात करूँ तो बहुत व्यापारी यहाँ पे अहमदाबाद में, दिल्ली में और लुधियाना में ये गारमेंट्स का व्यवसाय कर रहे हैं। यहाँ से बहुत ज़्यादा कारीगर जो बाहर जा कर के काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे गारमेंट्स इंडस्ट्रीज के लिए कोई भी वातावरण नहीं बन पा रहा है, कोई सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, कोई इस तरह का एक क्षेत्र नहीं उन्नत हो पा रहा जिससे कि गारमेंट्स को, टेक्सटाइल मार्केट को हब प्राप्त हो सके। ये बहुत नितांत आवश्यक है। बिल्कुल, देखिए जी न्यूज़ जनसंवाद का उद्देश्य ही यही है कि जनता सीधे तौर पर सरकार में बैठे नुमाइंदों से अपनी समस्याएं, समाधान की बात रख सके, एक प्लेटफॉर्म बनाए। आखिरी चरण में हम लोग हैं, एक सवाल मैं ले लेता हूं, सर क्या कहेंगे? देखिए जिस तरह से आप लगातार हम लोग बातचीत कर रहे हैं जनसंवाद के जरिए, क्या कहना चाहेंगे सरकार से कि समाधान हो समस्याओं का? देखिए सारे इंडस्ट्री यहाँ बैठे हैं, सबके यहाँ लेबर की बहुत प्रॉब्लम रहती है। लोकल लेबर कभी भी काम करना नहीं चाहती है। यूपी बिहार का लेबर नहीं हो तो यहाँ मेरे ख्याल में सारी फैक्ट्रियाँ सारा बंद हो जाएगा। और ये देखो अपने स्वरोजगार जैसे, अब आपने देखा होगा सड़क के बाहर जो ये नारियल बेचते हैं, ये एक ही ग्रुप के पाकिस्तान के आदमी हैं, और इनको सारा एक ही जगह से सप्लाई होता है, सारा एक ही जगह से सामान आता है और एक ही रेट पे बेचते हैं। अपने लोकल लेबर कोई भी दिमाग लगा के काम करना नहीं चाहती। स्वरोजगार से अगर कोई भी काम करे तो कभी गवर्नमेंट के पास इतना काम नहीं है कि सबको रोजगार दे सके, और सबको काम करना पड़ेगा। आजकल बनिए का बेटा मैट्रिक और बीकॉम से आगे बढ़ता नहीं है, और जब तक वो टेक्निकल एजुकेशन नहीं लेगा तो तब तक वो उसको कहीं भी सर्विस नहीं मिलेगी। क्या कहेंगे सर संक्षिप्त में 2 लाइन में बताएं? बस धन्यवाद। चलिए देखिए जनसंवाद के जरिए जी मीडिया, जी न्यूज़ की टीम पहुंची बीकानेर में तमाम लोगों के बीच। ये वो लोग हैं जिन्होंने जनसंवाद के जरिए सीधे सरकार तक तमाम मुद्दों को रखा। बीकानेर के जितनी इंडस्ट्रियां हैं, चाहे भुजिया, सेरेमिक, सोलर और तमाम उन जन समस्याओं को
जी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से सरकार तक पहुंचाने की बात रखी और इस उम्मीद के साथ कि जिन समस्याओं को इन्होंने रखा है वो सरकार सुने और उसका समाधान करे। कैमरा सहयोगी घनश्याम के साथ रौनक व्यास, जी मीडिया, बीकानेर।